दोस्तों बीए थर्ड सेमेस्टर के अगर आप विद्यार्थी हैं, राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस की क्लास को आप यूट्यूब पर ढूंढ ढूंढ करके परेशान अगर आप हो चुके हैं, तो भाई आज की ये क्लास आपकी परसेंटेज में चार चांद लगाने का काम करेगी। भाई साहब यूनिट 2 को आज की इस क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले की क्लासेस में यूनिट 1 को हमने कंप्लीट किया था, वो भी एक बेहतरीन और उम्दा कंटेंट के साथ। पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार असरदार कंटेंट देने का जो हम दम भरते हैं, उसी के क्रम में भाई आज की ये क्लास रहेगी। और कंटेंट से हम कभी समझौता नहीं करते हैं, बहुत तगड़ा कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। बस अपने इस भाई पर विश्वास रखना, जिस विश्वास के साथ आप हमारी क्लास देखेंगे, हम उम्मीद करेंगे कि हम आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे। अच्छा, पहले की जो क्लास थी, उन क्लास को अगर आपने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप उनको जरूर देख लीजिएगा। अब क्लास को करते हैं स्टार्ट, बाकी बातें बाद में होंगी। और एक और बात बताएं, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के प्रश्नों में इस वीडियो को हम कवर करेंगे। पहले शॉर्ट पढ़ेंगे, उसके बाद लॉन्ग पढ़ेंगे। चलिएगा पहले प्रश्न की, पहला प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर रहेगा। देखिएगा, भारत को क्वासी फेडरल स्टेट क्यों कहा जाता है? भैया क्वासी फेडरल स्टेट का अर्थ होता है अर्धसंघी राज्य। क्या होता है? अर्धसंघी राज्य। अच्छा, क्यों कहते हैं? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें संघीय और एकात्मक दोनों तत्व विद्यमान होते हैं। अब आपने कहा सर एक संघीय और एकात्मकता का क्या अर्थ हुआ? देखिएगा, संविधान ने केंद्र को और राज्य को दोनों को ही क्या किया है? शक्तियां प्रदान की हैं। देखिएगा, संविधान ने केंद्र को और राज्य को दोनों को शक्तियां दी हैं, लेकिन अंतिम जो अधिकार है वो केंद्र के पास होता है। इसलिए यह पूरी तरीके से संघीय ना होकर अर्धसंघीय व्यवस्था कहलाती है। अब आप कह रहे होंगे सर ये क्या बता दिया? सुन लो, चलिए आसान भाषा में हम अर्धसंघीय व्यवस्था को क्लियर करते हैं, समझिएगा। देखिए, संविधान ने हमें 3 सूचियां प्रदान की हैं। अब आप कहेंगे सर 3 सूचियां कौन कौन? तो पहली तो हो गई आपकी संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी हो गई सर आपकी समवर्ती सूची हो गई सर। अच्छा, संघ सूची में क्या है? तो आप कहेंगे सर संघ सूची में केवल केंद्र को ही अधिकार है कानून बनाने का, ठीक है, केवल केंद्र सरकार को अधिकार है कानून बनाने का। अच्छा, राज्य सूची में तो राज्य सरकार को अधिकार है, और समवर्ती सूची में तो भैया समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों ही जो है कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर टकराव की स्थिति आती है तो फिर जो अंतिम निर्णय होता है वो फिर केंद्र सरकार का होता है सर। एक सिंपल सी बात और समझ लो, 246 में ये बात कही गई है, अनुच्छेद 246 की मैं बात कर रहा हूं, तो ये संघ सूची की इसमें बात कही गई है। शॉर्ट प्रश्नों में अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। देखिएगा, भारत में गठबंधन राजनीति जो है वो कब से शुरू हुई है, और चुनाव में अगर देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर दौर इनका कब चालू हुआ, हम समझते हैं। तो भाई भारत में गठबंधन राजनीति की जो शुरुआत है वो होती है 1967 के बाद से, ठीक है। 1967 के बाद से क्या हुई? तो ये राज्यों में होना स्टार्ट हो गई। अच्छा, 1989 की जब की ये बात है कि भाई आम चुनाव के बाद राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो दौर है वो और ज़्यादा शुरू हुआ, और इसी के बाद क्या हुआ? एनडीए और यूपीए जैसे गठबंधन बने। अच्छा, कोई बच्चा अगर हमें एनडीए का फुल फॉर्म और यूपीए का फुल फॉर्म बता दे कमेंट में, तो भाई मैं देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 को समझते हैं शॉर्ट में, इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। पसंद आए वीडियो तो बस लाइक जरूर कर देना यार, ये ईमानदारी वाली बात होगी, है ना। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो जुड़ जाओ, आपकी सभी यूनिट हम कवर कर देंगे। मात्र एक क्लास में एक यूनिट को हम कवर करते हैं। चलिएगा यहाँ पे बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। भारत की प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां कौन सी हैं? तो भारत की प्रमुख जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं उनको हम जरा समझते हैं। 3 से 4 पार्टी, माफ करना 4 से 5 पार्टी यहाँ पे हम समझेंगे। एक तो रहेगी आपकी आईएनसी, शॉर्ट फॉर्म में पूर्ण रूप हो जाएगा इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, और ये जो सीपीआईएम जो है इसको कहते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी, ठीक है। तो ये जो पार्टी है, 5 पार्टी मैंने आपको बताई हैं। बात करेंगे चौथे प्रश्न की। भारत की पार्टी प्रणाली यानी कि जो पार्टी सिस्टम है उनकी क्या विशेषताएं हैं, उन पर जरा हम एक नज़र डालते हैं, यहाँ पे फोकस हम बनाते हैं। देखिएगा, सबसे पहली विशेषता की हम बात करेंगे तो बहुदलीय विशेषता है, यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम भारतीय चुनाव में देखने को मिलती है। अच्छा, क्षेत्रीय जो दल हैं उनका प्रभाव मुझे लगता है ज़्यादा रहता है। तीसरा है गठबंधन सरकारों का प्रचलन खूब है। विचारधारा से अधिक सत्ता प्राप्ति पर यहाँ पे बल दिया जाता है, मेन, है ना। और भाई मेन तो यही चीज़ रहती है कि भाई सत्ता हाथ में आ जाए, इसके बाद जो चीज़ें हैं उसको उनको हम देखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट रहेगा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर जो है इनकी सक्रियता देखने को मिलती है। चलिएगा, ये दोस्तों जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन में हमें कवर करना था हम लगभग सब कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ बचा नहीं है। और जब बात करते हैं पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार और सरदार कंटेंट देने की, और जब दम भरते हैं तो भाई साहब कंटेंट पे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। चलेंगे यहाँ पे बात करेंगे अब लॉन्ग प्रश्नों की। और जब आपसे बोला है कि पूरी यूनिट कवर, तो कवर है इसका मतलब। एक सिंपल सी बात बताएं, वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई मैं एक क्लास ला करके आपकी एक यूनिट को कंप्लीट करता हूं। इससे पहले की क्लासेस में पहली यूनिट को मैंने कंप्लीट किया था, और हो सकता है अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो आपको ना पता हो, बाकी आप प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लें तो आपके बहुत सारे जो विषय हैं उनकी भी क्लासेस मैं आपको देता हूं। 10-10, 15-15 मिनट की मेरी क्लासेस रहती है, बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेस मैं वैसे भी नहीं बनाता हूं। 15 मिनट की क्लास ला करके आपकी एक यूनिट को कंप्लीट किया जाता है मात्र एक क्लास में, ठीक है। और फिर आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। चलेंगे यहाँ पे बात करेंगे लॉन्ग प्रश्नों में पहले प्रश्न की। देखिएगा, भारत की संघीय व्यवस्था को क्वासी फेडरल क्यों कहा गया है? भैया शॉर्ट प्रश्नों को अब हम बता चुके हैं, और जो स्टूडेंट हमसे कहते हैं कि सर आप लॉन्ग में हमें जरा थोड़ा सा लेंदी आंसर हमें बता दो ताकि हम वहाँ पे अच्छे से लिख पाएं, क्योंकि दिक्कत होती है लिखने में, तो भाई उन लोगों के लिए है, परेशान ना होना। और बहुत अच्छे और बेहतरीन अंदाज में मैंने आपके लिए लिखा भी है। सबसे पहले जो हमारी हेडिंग पड़ेगी वो रहेगी परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। यह ना तो पूरी तरीके से संघीय है यानी कि फेडरल है, और ना ही पूरी तरीके से क्या है तो आप कहेंगे सर एकात्मक है यानी कि यूनिटरी है, बल्कि इनमें दोनों का क्या है तो आप कहेंगे सर दोनों का ही इसमें मिश्रण है, जैसे अर्धसंघीय या फिर क्वासी फेडरल सिस्टम कहा जाता है। चलिए अब जो हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी आपकी संघीय तत्व। संघीय तत्व को जरा समझते हैं। अच्छा, संघीय तत्वों में हमें 3 चीजें समझनी पड़ेंगी। कितनी? तो आप कहेंगे सर 3 चीजें। अच्छा, 3 चीजें कौन कौन, देखते हैं हम जरा एक बार। एक तो रहेगा आपका संघीय जो शक्तियों का जो विभाजन है उनको, दूसरा है दोहरी सरकारें, और तीसरा रहेगा आपका जो लिखित संविधान है वो चीज। अच्छा, शक्तियों के विभाजन में केंद्र सरकार को अलग शक्ति दी गई है, राज्य सरकार को अलग दी गई है ना, और एक बनती है आपकी जो करंट लिस्ट होती है वो। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, तो ये होती है, मैं कहूँगा एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है आपकी समवर्ती सूची। मैं आपको ये बात शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में, मैं आपको पहले क्वेश्चन जब मैंने आपको शॉर्ट में बताया था तो मैं उसमें बता चुका हूँ, है ना। आपके लिए मैं एक बात और दोहराता हूँ। संघ सूची जो है भाई साहब, संघ सूची जो है इसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जिसमें रक्षा, विदेश नीति, बैंकिंग वगैरह, रेलवे, डाक तार, ये सब व्यवस्थाएं जो है वो किस में आती हैं तो आप कहेंगे ये केंद्र के लिए आती हैं, ठीक है। चलेंगे। अच्छा, दूसरी चीज हम देखते हैं, अगर देखिए आपराधिक मामले भी जो है कहीं ना कहीं ये भी केंद्र सरकार में आते हैं, वही इस पे कानून बना सकते हैं। राज्य सरकार में कौन कौन है, तो भैया राज्य सरकार में विषय कितने हैं, तो विषय हैं राज्य सरकार में पहले विषय 66 थे, अभी जो मर्ज कर दिए गए हैं कुछ, तो अभी हो गए हैं करंट में 61। कितने हो गए, तो आप कहेंगे सर अभी 61 हो गए। अच्छा, इसमें 61 है। संघ सूची का मैंने नहीं बताया आपको, संघ सूची में पहले 97 थे, अभी थोड़े से बढ़ गए हैं संशोधन के बाद, तो 100 हो गए, 100 हो गए हैं पूरे। अच्छा, समवर्ती सूची में क्या है, तो समवर्ती सूची में 246 की यहाँ पे भी बात हो गई है, और 246 2 की, और इसमें 47 विषय पहले थे, अभी 52 विषय हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ों को नोट करते लिखते चलना। चलेंगे यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और मैं विषय आपको बता रहा था। देखिए, जैसे पुलिस है, स्वास्थ्य है, तो ये सब किसका है, कृषि है, तो ये सब है आपका राज्य सरकारों के अंतर्गत। अच्छा, और बात करें समवर्ती सूची, यानी कि जिन पे दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर टकराव की स्थिति होती, मैंने कहा था आपसे, तो फिर केंद्र सरकार का ही निर्णय यहाँ पे मान होगा, ठीक है। तो इसमें जो मैंने बताया था आपको, जैसे शिक्षा हुआ, है ना, विवाह हुआ, तलाक हुआ, या फिर बात करें दिवालियापन हुआ, है ना, तो ये श्रम कल्याण है, जनसंख्या है, तो इन पे क्या कर सकते हैं, दोनों ही बना सकते हैं। चलेंगे यहाँ पे। अब दोहरी सरकारों के से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको हम जरा कवर करते हैं। तो दोहरी सरकार में क्या है, केंद्र और राज्य दोनों के अपने अपने क्षेत्राधिकार होते हैं सर, ठीक है। अच्छा, तीसरा लिखित संविधान, तो सभी शक्तियां संविधान में निर्धारित हैं, और भारत का संविधान जो है मुझे लगता है विश्व का बहुत बड़ा संविधान है ना। चौथी चीज इसमें हम कवर करेंगे, एक रहेगा इसमें सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा, संविधान की रक्षा करने वाला जो न्यायिक निकाय है वही तो है न्यायालय है ना, वरना संविधान की जो रक्षा कौन करेगा भाई, बाकी संविधान तोड़ेंगे ना लोग, कानून तोड़ेंगे।
ठीक है, चलेंगे अब नेक्स्ट। ये तो हो गई संघीय व्यवस्था वाली बातें। अब हम एकात्मक तत्व में जो चीजें हैं उनको हम जरा समझ रहे हैं। एकात्मक तत्व में क्या क्या है, तो यूनिटरी फीचर्स है, इसमें केंद्र की प्रधानता है ना, संविधान में केंद्रों को अधिक शक्तियां दी गई हैं। नेक्स्ट है आपातकालीन स्थिति में जो केंद्रीकरण है, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, आपातकालीन में घोषित कर सकते हैं, पूरे आपातकाल अगर घोषित कर दिया तो फिर देश में जो नियंत्रण होगा वो राष्ट्रपति जी का हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है भैया। चलिएगा यहाँ पे बात करेंगे तीसरा जो पॉइंट है आपका बेसिक, उसकी अगर हम बात करें तो इसमें रहेगा राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार के द्वारा होती है, इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, राज्यपाल राज्य में केंद्र का क्या होता है, तो आपने कहा सर राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है ना। और राज्यपाल की जितनी जो नीतियां हैं वो सारी नीतियां कहाँ पे होती हैं, तो भाई उनकी शक्तियां का जो यूज है वो कौन करता है, तो आपने कहा सर राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उनका यूज करता है राष्ट्रपति साहब, है ना, राष्ट्रपति जी करते हैं। चलेंगे यहाँ पे एकल नागरिकता की अगर बात करें तो पूरे देश में एक ही नागरिकता मान्य है। ठीक है, चलिएगा निष्कर्ष कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं इस क्वेश्चन से। इसके बाद ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा और मात्र 2 या 3 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं और पूरी यूनिट कंप्लीट। ठीक है, परेशान ना होना यार, 10-10 15-15 मिनट का जो टाइम निकाल ही लो यार। हो सकता है बाद में आप अगर ये क्लास देख रहे हैं तब तक सारी यूनिट आ चुकी होंगी, तो भाई आप एक बार प्लेलिस्ट विजिट कर लो, बाकी लिंक जो है मैं प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिएगा कवर करते हैं निष्कर्ष को। तो इन सब कारणों से भारत को क्या है, तो आप कहेंगे सर संघीय ढांचों में एकात्मक प्रवृत्ति वाला राज्य जो है वो कहा जाता है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था, इतनी बात हमें याद रखनी है, बहुत बढ़िया बात है ना। अब भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा क्या था, उनको हम जरा समझते हैं। तो भारत का संविधान संघीय है परंतु आपातकाल में एकात्मक बन जाता है, तो ये चीज ठीक है। एकात्मक बनने का अर्थ होता है किसी एक के हाथ में सत्ता का होना। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसलिए भारत की शासन व्यवस्था को क्वासी फेडरल सिस्टम कहा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से मैंने ये चीज आपको बताने की कोशिश की है। चलेंगे यहाँ पे, माफ करना कैमरा थोड़ा सा हिल गया था। बात करेंगे दूसरे लॉन्ग प्रश्नों की। लोग कहते हैं ना कि साधन होने चाहिए, मैं कहता हूं कम साधनों में मैं आपको ज्यादा अच्छी चीजें दूंगा और कंटेंट में दम लाके दिखाऊंगा आपको। चलिएगा बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। भाई जो लोग पेड कोर्सेज देते हैं ना, ये वीडियो उनके लिए मुझे लगता है जहर का काम करेगी। भारत में गठबंधन राजनीति जो होती है उनके उदय का कारण क्या है और उनका जो प्रभाव है उसका हमें विश्लेषण करना है। अभी मैंने क्या किया था, शॉर्ट के रूप में इस क्वेश्चन को कवर किया था। तगड़े क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना इन क्वेश्चंस को। समझते हैं, पहली हेडिंग पड़ेगी परिचय, इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे जब किसी एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो क्या होता है भाई, विभिन्न दल मिलकर सरकार उसमें बना लेते हैं। अच्छा, सरकार बनाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, तो आपने कहा सर इसी को तो गठबंधन कहते हैं। ये क्या है भैया, कॉलिशन पॉलिटिक्स होती है, भारत की बहुदलीय प्रणाली का स्वाभाविक परिणाम है साहब, है ना। किसका परिणाम है, तो आपने कहा सर बहुदलीय प्रणाली का, यानी कि इसमें एक से ज्यादा जो राजनीतिक दल होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं और फिर चुनाव वगैरह लड़ते हैं। देखिएगा भारत में गठबंधन राजनीति का जो विकास है वो कई तरीकों से देखा जाता है। पहला देखा जाता है 1967 में कई राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व टूटा और गठबंधन सरकारें उस टाइम बनने लगी। ठीक है, अच्छा दूसरे रूप में हम देखें अगर तो 1977 की यहाँ पे बात होती है। कब की, 1977 में क्या हुआ, जनता पार्टी का गठन, पहली बार जो है गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकार उस टाइम बनी थी। 1989 में केंद्र में गठबंधन युग की शुरुआत होती है और बीपी सिंह जो सरकार है वो उनकी बनी थी, गठबंधन की सरकार बनी थी। कब बनी थी भैया, 1989 की यहाँ पे बात हो रही है, केंद्र की यहाँ पे बात है। 1999 के बाद जो है स्थायी गठबंधन जैसे एनडीए यूपीए का उदय हो गया और स्थायी सरकारें फिर गठबंधन की बनने लगी थी। चलिएगा नेक्स्ट जो बात करेंगे, गठबंधन राजनीति जो है उनको हम जरा समझते हैं। इनके कारण प्रमुख क्या क्या थे, तो भाई क्षेत्रीय दलों का उभार होना, है ना। क्षेत्रीय दल जो है वो राजनीति में हिस्सा लेने लगे केंद्र की में, और जाति, धार्मिक और भाषाई विविधता के कारण जो है, देखिएगा ऐसा होता है ना कि जैसे हमारे कोई आसपास का कोई व्यक्ति है वो हमारी बात सुनता है, मुझे मेरी भाषा जानता है, तो मुझे लगता है कि ये व्यक्ति ठीक ठाक है। तो इस वजह से क्या है कि ये जाति है ना, मेरी जाति का है ना, ऐसा लोग सोचते हैं, मेरे धर्म का है ना, मेरी भाषाएं बोलता है। जस भाषा बोलने का अर्थ होता है, मैं तो सीधा कहता हूँ कि वो कहते हैं ना खगी जाने खग की भाषा। चलेगा, है ना, बात को अन्यथा में कोई बच्चा नहीं लेगा, सब भाई हैं अपने, सब भाई बहन हैं। कारण को जरा हमने अच्छे से समझा है
कि भाई जातीय, धार्मिक और भाषाई व्यवस्था के आधार पर और क्षेत्रीय दलों का जो उभार होना ये भी एक कारण था, एक दलीय प्रभुत्व का अंत होना ये भी एक कारण था, और लोकतांत्रिक विचारधारा का प्रसार होना ये भी एक क्या था, प्रमुख कारण था। तो भाई ये अन्य कारण थे। अच्छा, गठबंधन राजनीति का जो प्रभाव है, इफेक्ट है, तो इनके हर चीज के दो प्रभाव होते हैं, एक तो सकारात्मकता की ओर ले जाता है और एक होता है नकारात्मक। अच्छा, सकारात्मक प्रभाव को हम जरा समझें अगर, देखो भाई सहयोग, सहमति और समझौते की जो राजनीति है वो यहाँ से बड़ी है गठबंधन से, कि भाई आपस में दोनों जो पार्टी हैं जिनने गठबंधन किया है वो एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, सामंजस्य बिठाएंगे और समझौते के साथ जो है वो सरकार चलेगी। दूसरा होता है क्षेत्रीय दलों की नीतियों को राष्ट्रीय मंच भी मिला, है ना। जो क्षेत्रीय दल हैं जो बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे उनको एक राष्ट्रीय मंच मिल गया। लोकतांत्रिक और अधिक समावेशी और प्रतिनिधिक क्या है ये बना। अच्छा, नकारात्मक प्रभाव को जरा हम समझते हैं। नकारात्मक प्रभाव क्या होता है, तो उससे नकारात्मक प्रभाव में हम देखें तो सरकारें जो है वो अस्थिर हो जाती हैं, है ना। अब स्थिर नहीं रहती, हो सकता है कब किसके विधायक दल की बैठक ऐसी हो जाए, विधायक इनके कौन खरीद ले, क्या कहाँ पे हो जाए। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा बिहार में कुछ हुआ था। तो ये जो दिक्कतें होती हैं इसलिए सरकार क्या होती है, अस्थिर होती है। कहते हैं किसी की पलट गई दूसरे की बन गई, अभी ये वोट से ये हुआ वो हुआ, है ना। तो ये चीजें हैं। नीतियों में निरंतरता की जो है वो कमी आती है। क्षेत्रीय हित राष्ट्रीय हित पर जो है वो हावी हो जाते हैं। इस चीज को भी आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको नोटिस करना पड़ेगा, इन चीज को समझना पड़ेगा। चलिएगा बात करेंगे निष्कर्ष की। हम निष्कर्ष की ओर हम पहुंचते हैं। तो यहां से हमें निष्कर्ष ये मिलता है कि भैया गठबंधन राजनीति ने भारतीय लोकतंत्र को विविधता में एकता का पाठ जो है वो सिखाया है, और आज भारत की राजनीति में गठबंधन प्रणाली स्थायी यानी कि परमानेंट रियलिटी जो है वो बन चुकी है सर। ठीक है, सिंपल सी बात है भैया। मुझे उम्मीद है कि भाई आपको प्रश्न नंबर 2 क्लियर होगा, और अभी तक आपने जितनी क्लास देख ली है सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से तगड़े तरीके से समझा होगा, और एक एक बात माइंड में फिट भी हुई होगी। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की, और आप सब्सक्राइब करके अपनी टेंशन फ्री हो सकते हैं BSc BCom से। ठीक है, पूरी YouTube पर सबसे दमदार और सरदार कंटेंट देने का मैं दावा करता हूं, और भैया कंटेंट में फिर से कह रहा हूं, कंटेंट में कमी नहीं मिलेगी आपको, तगड़ा कंटेंट मिलेगा आपको एकदम। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा यूनिट 2 से तो अपनी वीडियो से बनेगा, यूनिट 3 से बनेगा तो अपनी वीडियो से मिलेगा, इसलिए 6-7 वीडियो टोटल हम देंगे। माफ करना 8 जो आपकी यूनिट है, तो 8 हम आपको क्लास देंगे। और यार 8 क्लासों में मुझे लगता है 1-1.25 घंटे में आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप उनको मैराथन समझ के देख डालो यार। 1-1.25 घंटा भी अगर आपके पास नहीं है आपकी BA के लिए, तो मुझे लगता है फिर भाई रहने दो फिर, है ना। तीसरे प्रश्न को हम जरा समझते हैं। देखिएगा, भारत की पार्टी प्रणाली की जो विशेषताएं हैं उनके महत्व को हमें जरा समझना है। पहली हेडिंग आपकी अपनी कौन सी रहती है, तो आपने कहा सर परिचय रहती है, इंट्रो रहती है। सिंपल सी बात है भैया, है ना, समझेंगे। राजनीतिक दल जो है वो लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं, है ना। क्या होते हैं, तो आपने कहा सर रीढ़ होते हैं। भारत जैसे विशाल और विविध देश में बहुदलीय प्रणाली मल्टी पार्टी सिस्टम क्या करता है भाई, लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखता है। ठीक है, अगर क्या हो भाई, बहुदलीय प्रणाली ना हो, मेरे कहने का मतलब अगर विपक्ष ना हो तो फिर एक सरकार तो बहुत अच्छे तगड़े तरीके से चला दे, है ना। और फिर ये तो मुझे लगता है कि उत्तराधिकारी होने लगेंगे फिर। ठीक है, लोकतंत्र तो फिर खत्म ही हो जाएगा। चलेगा, दूसरी जो आपकी हेडिंग बनेगी, भारत की पार्टी प्रणाली का जो विकास है वो कब हुआ, उसको हम जरा समझते हैं। तो पहला रहेगा आपका 1947 से लेके 1967। कांग्रेस का इसमें जो प्रभुत्व काल है वो देखने को खूब मिला है। ठीक है, चलिएगा दूसरा हम जो देखते हैं 1967 से लेके 1989, इसमें विपक्षी दलों का उदय हुआ। जब विपक्षी दलों का उदय हुआ तब कांग्रेस की सरकार गिरी और फिर दूसरे को मौका मिला। ठीक है, और अगर ऐसा होता कि भाई दूसरे दलों का उदय ही ना होता, विपक्षी दल उदय ही ना होते, तो फिर क्या होता, फिर उत्तराधिकारी ही बनते, है ना। क्षेत्रीय दलों की जो है फिर वो वृद्धि हो गई। 1989 के बाद गठबंधन युग की जो है वो शुरुआत होती है, और बहुदलीय प्रणाली का जो स्थायी रूप है वो यहाँ पे देखने को मिलता है सर। बहुत अच्छी बात है। चलिएगा बात करेंगे तीसरे जो पॉइंट है, तीसरे पॉइंट को जरा एक बार समझते हैं। भारत की पार्टी प्रणाली की जो विशेषताएं हैं उनको एक बार समझेंगे। तो एक है बहुदलीय विशेषता, बहुदलीय व्यवस्था। अनेक राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दल जो है वो सक्रिय होते हैं। उससे क्या होता है भैया, इससे बहुत अच्छा काम ये होता है कि विपक्ष मिलता है सरकार को, जिसमें वो घेरने का काम करते हैं कि भाई बताओ ये काम हुआ तो हुआ क्यों नहीं, आपने बोला था अपने मैनिफेस्टो में, फिर ये काम क्यों नहीं हुआ। मुझे लगता है यही सेम काम जो है ये गांव स्तर पर भी होना चाहिए, है ना, नगर स्तर पर भी होना चाहिए। कि बाकी उनसे पूछा जाए कि भाई आप बताओ मेरे 5 साल के लिए 5 साल के लिए जो आपसे वोट मांगने आते हैं लोग, उनसे पूछा जाए कि आप क्या काम करेंगे, मैनिफेस्टो जारी करो अपना। दूसरा रहेगा गठबंधन राजनीति।
कोई दल अकेले बहुमत नहीं पाता है। चलिएगा चौथे पॉइंट को हम जरा यहाँ पे समझे तो विचारधारा में विविधता, यानी कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, पूंजीवाद आदि जो विचारों का संगम है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। मतदाता जागरूकता, ये भी बहुत जरूरी है। जनता की भागीदारी और प्रतिस्पर्धा में जो है वो वृद्धि होना, तो ये भी बहुत जरूरी चीज थी। तो ये हमने समझे हैं कि भारत की जो पार्टी प्रणाली है उनकी क्या विशेषताएं थी। उम्मीद करता हूं कि ये चीज कवर हुई होगी। अब जो नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे कि भारत की जो प्रमुख पार्टियां हैं, मेजर नेशनल पार्टीज हैं, उनको मैंने एक तो आपको बता दिया था शॉर्ट में। अब जरा इसमें लॉन्ग में हम जरा समझ लेते हैं। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय बहुजन समाज पार्टी, इसमें भारतीय नहीं लगा है, बहुजन समाज पार्टी है ना। और इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसमें लगा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई है। हमसे कोई पूछता है भाई, कमेंट में एक बच्चे ने पूछा था सर आप किस पार्टी से? भैया मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ मैं किस पार्टी से हूँ? मैं सभी पार्टी से हूँ। जो पार्टी जीत जाती है मैं उससे हो जाता हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात है चलिएगा, बात करेंगे यहाँ पे 5वें पॉइंट की। पार्टी प्रणाली का महत्व क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, इसको जरा समझते हैं। भाई सभी पार्टी अपनी है ना, और कोई पार्टी अपनी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि राजनीति को जो है देश स्तर पर इस तरह से राजनीति होनी चाहिए कि जो विकास है वो बहुत अच्छे से हो जाए अपने देश सर्वोपरि। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग आजकल भाई किसी और ही डायरेक्शन में मुझे लग रहा है जा रहे हैं। आज का युवा जा रहा है गलत डायरेक्शन में, तो लोग क्यों ना जाएं। चलेगा, ये बीच बीच में मजाक की बातें भी होती रहती है। आगे बढ़ेंगे। पार्टी प्रणाली का जो महत्व है, इंपोर्टेंस को जरा हम समझते हैं। लोकतंत्र को स्थिरता जो है वो प्रदान करती है पार्टी सिस्टम। नागरिक और सरकार के बीच सेतु का कार्य करती है। जनता की राय को संगठित रूप देती है और नीतियां और निर्णय जनहित में बनाने में मदद भी करती है। ठीक है, क्या करती है भाई? नीतियां और निर्णय जनहित में बनाने में मदद भी करती है। तो ये चौथा पॉइंट यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। चलिएगा, निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं सीधा। एट लास्ट कंक्लूजन निकलता है कि भारत की पार्टी प्रणाली ने लोकतंत्र को सशक्त और सहभागितापूर्ण बनाया है, और यह प्रणाली ही भारत को विश्व का सबसे बड़ा और सफल लोकतंत्र बनाए रखने में सहायक है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ये विपक्ष होना चाहिए, है ना, पार्टी प्रणाली सिस्टम होना चाहिए, तो ये अच्छी चीज़ है। और मैंने आपको यूनिट 1 कंप्लीट कराई थी, उसका थंबनेल आपके सामने आपको दिख रहा होगा, तो जिसने नहीं देखी है तो जरूर देख लें। लघु और दीर्घ दोनों टाइप के प्रश्नों को हम कवर करते हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। बाकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में, और 4 चांद लगा देगा आपकी परसेंटेज में। अगर आपका हिंदी विषय है तो हिंदी की भी हम 2-3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आने वाले टाइम में आपकी सभी यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी, और हो सकता है कोई बच्चा बाद में क्लास देख रहा हो तब तक सभी यूनिट आ भी चुकी होंगी। ठीक है, तो परेशान मत होना, चुपचाप से जाकर के क्लास देख लो। 10-10, 15-15 मिनट की क्लास है और एक यूनिट कंप्लीट की है। लास्ट में हम आपको मैराथन भी देंगे, परेशान कोई बच्चा नहीं होगा। यानी कि बीए का मतलब सिर्फ एक ही होना चाहिए कि अपना एम बेस्ड होम स्टडी प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो सभी अपने दोस्तों को बता देना कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना कुछ खरीदने की जरूरत है। एक एक बात को जो माइंड में फीड जहां से होती है, तो अपना एक ही परिवार है, एम बेस्ड होम स्टडी प्लेटफॉर्म। बहुत अच्छी बात है। बीए, बीएससी, बीकॉम की सारी विषयों को हम तोड़ कर रखने वाले हैं। ठीक है, चलेगा। समाजशास्त्र की भी क्लास आपके लिए हमने बनाई थी, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था। अच्छा, किसी बच्चे की अगर बैक अगर रह गई है, किसी मेरे भाई बहन की, है ना, राजनीति विज्ञान में या फिर समाजशास्त्र में, तो उनकी भी क्लासेस अपने परिवार पर अवेलेबल हैं, जाकर जरूर देख लें। ये मैंने केवल एक क्लास का थंबनेल लगाया है, ऐसा नहीं केवल हिंदी प्रथम सेमेस्टर में यूनिट 2 को ही हमने कंप्लीट किया है, बहुत सारी यूनिट को कंप्लीट कर दिया है। तो एक बार प्लेलिस्ट आप विजिट कर लें। बाकी टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे देंगे टेलीग्राम की। और बताइएगा जरूर क्लास आपको लगी कैसी है। ठीक है, एक बार जरूर देना क्लास आपको लगी कैसी है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ, और क्लास को यार शेयर जरूर कर देना दोस्तों तक, और बता जरूर देना कि आप किस यूनिवर्सिटी से ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास आप किस सब्जेक्ट की चाहते हैं ये भी आप कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।